स्वीकार्य अभिवादन नमस्कार। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी डिक्री के रुपए। नईम और कैलाश में इतनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक अभिन्नता थी जितनी दो प्राणियों में हो सकती है। नईम दीर्घकाल विशाल वृक्ष था, कैलाश बाग का कोमल पौधा। नईम को क्रिकेट और फुटबॉल, सैर और शिकार का व्यसन था, कैलाश को पुस्तकावलोकन का। नईम एक विनोदशील, वाक् चातुर्य, निर्द्वंद्व, हास्यप्रिय, विलासी युवक था। उसे कल की चिंता कभी न सताती। विद्यालय उसके लिए क्रीड़ा का स्थान था और कभी कभी बेंच पर खड़े होने का। इसके प्रतिकूल कैलाश एकांत प्रिय, आलसी, व्यायाम से कोसों भागने वाला, आमोद प्रमोद से दूर रहने वाला, चिंताशील, आदर्शवादी जीव था। वो भविष्य की कल्पनाओं में विकल रहता था। नईम एक सुख संपन्न उच्च पदाधिकारी पिता का एकमात्र पुत्र था। कैलाश एक साधारण व्यवसायी के कई पुत्रों में से एक। उसे पुस्तकों के लिए भी पर्याप्त धन न मिलता था। मांग जांच कर काम निकाला करता था। एक के लिए जीवन आनंद का स्वप्न था, दूसरे के लिए विपत्तियों का बोझ। इतनी विषमताओं के होते हुए भी उन दोनों में घनिष्ठ मैत्री और निस्वार्थ विशुद्ध प्रेम था। कैलाश मर जाता पर नईम का अनुग्रह पात्र न बनता, और नईम मर जाता पर कैलाश से बेअदबी न करता। नईम के लिए राज्य पद का द्वार खुला हुआ था। भविष्य कोई अपार सागर न था। कैलाश को अपने हाथों कुआं खोद कर पानी पीना था। भविष्य का संग्राम था जिसके स्मरण मात्र से उसका चित्त अशांत हो जाता। कॉलेज से निकलने के बाद नईम को शासन विभाग में एक उच्च पद प्राप्त हो गया। यद्यपि वो तीसरी श्रेणी में पास हुआ था। कैलाश प्रथम श्रेणी में पास हुआ, परंतु उसे बरसों एड़ियां रगड़ने, खाक छानने और कुएं झांकने पर भी कोई काम न मिला। यहां तक कि विवश होकर उसे अपनी कलम का आश्रय लेना पड़ा। उसने एक समाचार पत्र निकाला। एक ने राज्याधिकार का रास्ता लिया जिसका लक्ष्य धन था। दूसरे ने सेवा का सहारा लिया जिसका परिणाम ख्याति, कष्ट और कभी कभी कारागार होता है। नईम को उसके दफ्तर के बाहर कोई न जानता था, किंतु वो बंगले में रहता, हवा गाड़ी पर हवा खाता, थिएटर देखता, गर्मियों में नैनीताल की सैर करता। कैलाश को सारा संसार जानता था, पर उसके रहने के लिए मकान कच्चा था, सवारी अपने पांव पर होती थी, बच्चों के लिए दूध भी मुश्किल से मिलता, साग भाजी में भी काट कपट करना पड़ता। नईम के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि उसके केवल एक पुत्र था, पर कैलाश के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि संतान वृद्धि उसे पनपने न देती। दोनों मित्रों में पत्र व्यवहार होता रहता, कभी कभार मुलाकात भी हो जाती। नईम कहता, यार तुम ही मजे में हो, देश और जाति की कुछ सेवा तो कर रहे हो, यहां तो पेट पूजा के सिवा किसी काम के नहीं हुए हम। कैलाश खूब समझता था कि नईम की विनयशीलता है, ये मेरी दुर्दशा से दुखी होकर मुझे इस उपाय से सांत्वना देता है। विष्णुपुर की रियासत में हाहाकार मच गया। रियासत का मैनेजर अपने बंगले के ठीक दोपहर के समय सैकड़ों आदमी के सामने कत्ल कर दिया गया। यद्यपि खूनी भाग गया, पर अधिकारियों को संदेह था कि कुंवर साहब की दुष्प्रेरणा से यह हत्या हुई है। रियासत का प्रबंध कोर्ट ऑफ वार्ड द्वारा होता था। मैनेजर पर कुंवर साहब की देखरेख का भार भी था। विलासप्रिय कुंवर को मैनेजर का हस्तक्षेप बहुत बुरा लगता था। दोनों में बरसों से मनमुटाव था, इसलिए कुंवर साहब पर संदेह होना स्वाभाविक था। इस घटना की तहकीकात करने के लिए जिले के हाकिम ने मिर्जा नईम को नियुक्त किया। किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा तहकीकात करने में कुंवर साहब को अपमान का भय था। नईम को अपने भाग्य निर्माण का सुयोग प्राप्त हुआ। वो कोई त्यागी न था, न ज्ञानी। कुंवर साहब ने मुंह मांगी मुराद पाई। नईम जब विष्णुपुर पहुंचा तो उसका असामान्य आदर सत्कार हुआ। एक दिन प्रातःकाल कुंवर साहब की माता आकर नईम के सामने अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। नईम लेटा हुआ हुक्का पी रहा था। तप, संयम और वैधव्य की
उस तेजस्वी प्रतिमा को देखकर उठ बैठा। रानी ने उसकी ओर वात्सल्यपूर्ण नजरों से देखा और बोली, हुजूर, मेरे बेटे का जीवन आपके हाथ में है। आप ही उसके भाग्य विधाता हैं। आपको उसी माता की सौगंध है जिसके आप पुत्र हैं। मेरे लाल की रक्षा कीजिए। मैं तन मन धन आपके चरणों पर अर्पण करती हूं। स्वार्थ और दया के संयोग ने नईम को पूरी तरह से वशीभूत कर लिया। उन्हीं दिनों कैलाश नईम से मिलने आया। दोनों मित्र बड़े तपाक से गले मिले। नईम ने बातों बातों में पूरा वृत्तांत कह सुनाया। कैलाश पर अपने कृत्य का औचित्य सिद्ध करना चाहता था। कैलाश ने कहा, मेरे विचार में पाप सदैव पाप है, चाहे वो किसी आवरण में मंडित क्यों ना हो। नईम ने कहा, कुंवर साहब अभी नौजवान हैं, होनहार, बुद्धिमान, उदार और सहृदय हैं। उनका स्वभाव विनम्र है। मैनेजर, जो यथार्थ में दुष्ट प्रकृति का मनुष्य था, बरबस कुंवर साहब को परेशान करता था। मैं ये नहीं कहता कि कुंवर साहब का कार्य स्तुत्य है, लेकिन बहस यह है कि उनको अपराधी सिद्ध करके काले पानी की हवा खिलाई जाए या निरपराध सिद्ध करके उनकी प्राण रक्षा की जाए। भाई, तुमसे कोई पर्दा नहीं है। पूरे 20,000 रुपए की थैली है। बस मुझे अपनी रिपोर्ट में यह लिख के देना होगा कि व्यक्तिगत वैमनस्य के कारण ये दुर्घटना हुई है। राजा साहब का इससे कोई संपर्क नहीं। जो शहादतें मिली थी, मैंने उन्हें गायब कर दिया है। कैलाश ने पूछा, अगर कहीं बात खुल गई तो? नईम ने कहा, तो ये मेरी समझ का फेर है, मेरे अनुसंधान का दोष। मुझ पर रिश्वत लेने का संदेह न हो सकेगा। कैलाश ने कहा, इसका एक अनिवार्य फल यह होगा कि दूसरे रईसों को ऐसे दुष्कृत्यों की उत्तेजना मिलेगी। नईम, जी नहीं, रिश्वत अब भी 90% अभियोगों पर पर्दा डालती है। फिर भी पाप का भय सबके हृदय में है। दोनों मित्रों में देर तक इस विषय पर तर्क वितर्क होता रहा, लेकिन कैलाश का न्याय विचार नईम के हास्य और व्यंग्य से पेश न पा सका। विष्णुपुर के हत्याकांड पर समाचार पत्रों में आलोचना होने लगी। सभी पत्र एक स्वर से राय साहब को ही लांछित करते और गवर्नमेंट से राजा साहब के अनुचित पक्षपात करने का दोष लगाते, लेकिन इसके साथ यह भी लिख देते कि अभी यह अभियोग विचाराधीन है, इसलिए इस पर टीका करना ठीक नहीं है। मिर्जा नईम ने अपनी खोज को सत्य का रूप देने के लिए पूरा 1 महीना लगाया और जब उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई। जनता के संदेह की पुष्टि हो गई। कैलाश के सामने अब एक जटिल समस्या थी। अभी तक उसने इस विषय पर मौन धारण कर रखा था। वो निश्चय न कर सका कि क्या लिखूं। सरकार का पक्ष लेना अपनी अंतरात्मा को पददलित करना है, आत्म स्वातंत्र्य का बलिदान करना है, पर मौन रहना और भी अपमानजनक था। उस मैत्री को जिसके अंकुर 25 वर्ष पहले हृदय में अंकुरित हुए थे और जो अब एक सघन विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका था, उसकी जड़ें खोदनी पड़ेंगी। वो बहुत बुरा समय था जब मैंने संपादकीय क्षेत्र में पदार्पण किया था, नहीं तो आज इस धर्म संकट में क्यों पड़ता। कितना घोर विश्वासघात होगा। विश्वास मैत्री का मुख्य अंग है। नईम ने मुझे अपना विश्वास पात्र बनाया था, कभी पर्दा नहीं रखा, रहस्यों को भी गुप्त न रखा। नहीं, मैं मैत्री को कलंकित न करूंगा, उसकी निर्मल कीर्ति पर धब्बा न लगाऊंगा। ईश्वर वो दिन न लाए जब मेरे हाथों नईम का अहित हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मुझ पर संकट की कोई घड़ी आएगी तो नईम मेरे लिए प्राण दे देगा। लेकिन संपादक का भी एक कर्तव्य होता है, यहां तक कि बहुधा वो अपने स्वार्थ को भी जाति पर वार देता है। उसके जीवन का लक्ष्य महान आत्माओं का अनुगामी होता है। जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, उनकी कीर्ति अमर हो गई। उसके निर्भीक विचारों ने, निष्पक्ष टीकाओं ने उसे संपादक मंडली का प्रमुख नेता बना दिया था। इसलिए इस अवसर पर मैत्री का निर्वाह केवल उसकी नीति और आदर्श के विरुद्ध ही नहीं थी, बल्कि मनोगत भावों के विरुद्ध भी थी। इसमें उसका अपमान था, आत्मपतन था। एक व्यक्ति चाहे मेरा कितना भी आत्मीय क्यों ना हो, राष्ट्र के सामने उसकी क्या हस्ती है। नईम के बनने या बिगड़ने से राष्ट्र पर कोई असर न पड़ेगा, लेकिन शासन की निरंकुशता और अत्याचार पर पर्दा डालना राष्ट्र के लिए भयंकर सिद्ध हो सकता है। कई दिनों तक कैलाश के व्यक्तिगत और संपादक के कर्तव्यों में संघर्ष होता रहा। अंत में
संपादक जीत गया। उसने निश्चय किया कि मैं इस रहस्य का यथार्थ स्वरूप दिखाऊंगा। शासन के अनुत्तरदायित्व को जनता के सामने खोलकर रख दूंगा। शासन विभाग के कर्मचारियों की स्वार्थ लोलुपता का नमूना दिखा दूंगा। उसने नईम को अपने कर्तव्य की वेदी पर बलि चढ़ाने का निश्चय कर लिया। कहा, तुम्हारी जगह अगर मेरा पुत्र होता तो उसे भी मैं कर्तव्य की बलि वेदी पर भेंट कर देता। दूसरे दिन कैलाश ने इस घटना की मीमांसा शुरू की जो कुछ उसने नईम से सुना था। सब एक लेखमाला के रूप में प्रकाशित किया। कहा भी जाता है, घर का भेदी लंका ढाए। अन्य संपादकों को जहां अनुमान, तर्क और युक्ति के आधार पर अपना मत स्थिर करना पड़ता था और वो कितनी ही अनर्गल अपवादपूर्ण बातें लिखते थे, वहां कैलाश की टिप्पणियां प्रत्यक्ष प्रमाणों से युक्त होती। वो पते की बात कहता, निर्भीकता के साथ अपना अनुभव लिख देता। उसके लेखों में विस्तार कम था पर सार अधिक। उसने नईम को न छोड़ा, उसकी स्वार्थ लिप्सा का खूब खाका उड़ाया। यहां तक कि उस धन की संख्या भी लिख दी जो इस कुत्सित व्यापार पर पर्दा डालने के लिए उसे दिया गया था। सबसे मजे की बात यह थी कि उसने नईम के एक राष्ट्रीय गुप्तचर से मुलाकात की बात का भी उल्लेख किया, जिसने नईम को रुपए लेते हुए देखा था, और अंत में सरकार को चैलेंज किया, साहस है तो मेरे प्रमाणों को झूठा साबित कर दीजिए। उसके लेखों ने एक जासूसी उपन्यास का मजा पैदा कर दिया था। लेखों ने राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मचा दी। पत्र संपादकों को अधिकारियों पर निशाना लगाने के ऐसे अवसर बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। शासकों को ऐसे मुंह की कभी न खानी पड़ी थी। आखिर उन्होंने अपनी मान रक्षा के लिए मिर्जा नईम को कैलाश पर मानहानि का अभियोग चलाने के लिए विवश किया। कैलाश पर इस्तगासा दायर हुआ। मिर्जा नईम की ओर से सरकार पैरवी कर रही थी और कैलाश अपनी पैरवी खुद कर रहा था। महीनों अभियोग चलता रहा। जनता में सनसनी फैल गई। रोज हजारों आदमी अदालत में होते। बाजारों में अभियोग की रिपोर्ट पढ़ने के लिए समाचार पत्रों में लूट होती। नईम की मिट्टी इतनी खराब कभी न हुई थी। घर गली में उसी का चर्चा था। जनता का क्रोध उस पर केंद्रित हो गया। वो दिन भी आ गया जब दोनों सच्चे मित्र अदालत में आमने सामने खड़े हुए और कैलाश ने मिर्जा नईम से जिरह शुरू की। कैलाश को ऐसा करने में मानसिक कष्ट हो रहा था, मानो वो नईम की गर्दन पर तलवार चलाने जा रहा है। और नईम के लिए तो अग्नि परीक्षा थी। दोनों के मुख उदास थे, एक का आत्मग्लानि से, दूसरे का भय से। नईम प्रसन्न बनने की चेष्टा करता, कभी कभी सूखी हंसी हंस भी देता, लेकिन कैलाश, उस गरीब के दिल पर जो गुजर रही थी उसे कौन जान सकता था। कैलाश ने पूछा, आप और मैं साथ पढ़ते थे, इसे आप स्वीकार करते हैं? नईम ने कहा, अवश्य स्वीकार करता हूं। कैलाश, हम दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि हम आपस में कोई पर्दा नहीं रखते थे। नईम ने कहा, स्वीकार करता हूं। कैलाश, क्या उस समय आपने ये मुझसे नहीं कहा था कि कुंवर साहब की प्रेरणा से ये हत्या हुई? नईम ने कहा, कदापि नहीं। कैलाश ने फिर कहा, आपने मुझसे न कहे थे कि 20,000 रुपए की थैली मिलेगी? जरा भी न झिझका, जरा भी संकुचित न हुआ। उसकी जबान पर लेश मात्र भी लुकनत न हुई, वाणी में थरथराहट न आई। नईम ने निशंक भाव से कहा, ये बातें आपने मुझसे स्वप्न में सुनी होंगी। कैलाश दंग रह गया। कैलाश के हर प्रश्न पर नईम अविचल, स्थिर और शांत भाव से जवाब देता। कहता, आपकी कल्पना शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक है। बरसों तक आपके साथ रहने पर भी मुझे ये विदित नहीं हुआ कि आप में घटनाओं का आविष्कार करने की ऐसी चमत्कारपूर्ण शक्ति है। कैलाश ने और कोई प्रश्न न किया। उसे अपने पराभव का दुख न था, दुख था नईम की आत्मा के पतन का। क्या दास्ता के सांचे में ढलकर मनुष्यत्व खो बैठता है? क्या ये दिव्य गुणों को रूपांतर करने का यंत्र है? अदालत ने नईम को 20,000 रुपयों की डिक्री दे दी। कैलाश पर वज्रपात हो गया। 20,000 रुपए? ये तो कैलाश ने सपने में भी ना देखे थे। कहां से देगा? उसने सोचा, चाहे मेरा पत्र बंद हो जाए, मैं पकड़कर कैद कर दिया जाऊं, मेरा मकान कुर्क कर लिया जाए, बर्तन भांडे नीलाम हो जाए, मुझे सब मंजूर है, पर किसी के सामने हाथ ना फैलाऊंगा। उसने अंतर्वेदना से विकल होकर कहा, आज मेरे सार्वजनिक जीवन का अंत हो जाएगा। जिस भवन का निर्माण करने में जीवन के 25 वर्ष लगा दिए, वो आज नष्ट भ्रष्ट हो गया। मेरे पैरों में उपहास और अपमान की बेड़ियां पड़ जाएंगी, चेहरे पर कालिख लग जाएगी।
सहसा उससे याद आया कि आज के लिए अभी अगर लेख लिखना है, अपने सहृदय पाठकों को सूचना दे दूं कि इस पत्र के जीवन का आज अंतिम दिन है, फिर आपकी सेवा में पहुंचने का सौभाग्य न होगा। वो इस लेख को आदि से अंत तक सोचकर कुर्सी से उठा ही था कि किसी की पैरों की आहट मालूम हुई। गर्दन उठाकर देखा तो मिर्जा नईम था। वही हंसमुख चेहरा, वही मृदु मुस्कान, वही क्रीड़ामय नेत्र। आते ही कैलाश के गले से लिपट गया। कैलाश ने गर्दन छुड़ाते हुए कहा, क्या मेरे घाव पर नमक छिड़कने आए हो या मेरी लाश देखने? नईम ने उसकी गर्दन को जोर से दबाकर कहा, अरे क्या यार, मोहब्बत के यही तो मजे हैं। कैलाश ने कहा, दिल लगी ना करो, मार दूंगा। नईम आंखों से आंसू बहाकर बोला, जालिम, तेरी जबान से यही कटुवाक्य सुनने के लिए तो विकल था। जितना चाहे कोस ले, गाली दे दे, मुझे इसमें भी मधुर संगीत का आनंद आएगा। कैलाश ने कहा, और अभी जब अदालत का कुर्क अमीन मेरा घर बार नीलाम करने आएगा तो बोलो अपनी जान बचाकर तो अलग हो गए। नईम ने कहा, हम दोनों मिलकर खूब तालियां बजाएंगे और उसे बंदर की तरह नचाएंगे। कैलाश बोला, अब तुम पिटोगे मेरे हाथों से। नईम बोला, तुम भी चले थे मुझ पर जोर आजमाने। कोई समय था जब बाजी तुम्हारे हाथ में थी, अब मेरी बारी है। तुमने मौका महल तो देखा नहीं, मुझी पर पिल पड़े। कैलाश ने कहा, सरासर सत्य की उपेक्षा मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है। नईम ने कहा, अच्छा लाओ, कुछ खिलाते पिलाते हो या तकदीर का मरसिया ही गाए जाओगे? तुम्हारे सिर की कसम, बहुत भूखा हूं। कैलाश ने कहा, आज यहाँ 16 दंड एकादशी, सबके सब शोक में बैठे हैं, अदालत के जल्लाद की राह देखते हैं। खाने पीने का क्या कहूं? तुम्हारे बैग में कुछ हो तो निकालो, आज साथ बैठकर खा लेते हैं, फिर तो जिंदगी भर एक दूसरे को देखकर रोना ही है। नईम, फिर तो ऐसी शरारत न करोगे? कैलाश ने कहा, वो मेरे रोम रोम में व्याप्त है। खेद यही है कि मुझे अब इसका अवसर न मिलेगा, पर याद रखो 20,000 तुम्हें भी ना मिलेंगे। यहाँ रद्दियों के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं। नईम बोला, अजी, मैं तुमसे 20,000 रुपए की जगह उसका 5 गुना वसूलूंगा, किस फेर में हो? कैलाश ने कहा, तो मुंह धो लो अपना। नईम ने कहा, मेरा ऋण चुकाने भर को बहुत है तुम्हारे पास। अच्छा, इसी बात पर समझौता कर लो कि मैं जो चीज चाहूं ले लूं, फिर रोना मत। कैलाश ने कहा, अजी, तुम सारा दफ्तर सिर पर उठा ले जाओ, घर उठा ले जाओ, मुझे पकड़ ले जाओ, कसम ले लो अगर जरा भी चूं करूं। नईम बोला, नहीं, सिर्फ एक चीज चाहता हूं, सिर्फ एक चीज। कैलाश के कौतूहल की सीमा न रही। सोचने लगा, मेरे पास कौन सी बहुमूल्य वस्तु है? कहीं मुझसे मुसलमान होने को तो ना कहेगा? ये धर्म ही एक चीज है जिसका मूल्य एक से लेकर असंख्य तक रखा जा सकता है। जरा देखूं हजरत क्या कहते हैं। उसने पूछा, क्या चीज? नईम ने कहा, मिसेस कैलाश से 1 मिनट एकांत में बातचीत करने की आज्ञा। कैलाश ने नईम के सर पर एक चपत जमाकर कहा, सैकड़ों बार देख चुके हो, ऐसी कौन सी इंद्र की अप्सरा है? नईम, कुछ भी हो, मामला करते हो तो करो, मगर याद रखना एकांत की शर्त है। कैलाश ने कहा, मंजूर है। फिर जो डिक्री के रुपए मांगे तो नोच कर खा जाऊंगा। नईम ने कहा, मंजूर है। कैलाश ने धीरे से कहा, मगर यार, नाजुक मिजाज स्त्री है, कोई बेहुदा मजाक न करना। नईम ने कहा, मुझे उपदेश की जरूरत नहीं है, उनके कमरे में ले चलिए। कैलाश ने कहा, सिर नीचे किए रखना। नईम ने कहा, आजी, आंखों में पट्टी बांध दो। कैलाश के घर में पर्दा न था, उमा चिंता मग्न बैठी हुई थी। सहसा नईम और कैलाश को देखकर चौंक पड़ी, बोली, आइए मिर्जा जी, अब तो बहुत दिनों के बाद याद किया। कैलाश नईम को छोड़कर कमरे के बाहर निकल आया। आड़ से छिपकर देखने लगा क्या बातें होती हैं। उसका ख्याल बुरा न था, केवल कौतूहल था। नईम ने कहा, सरकारी आदमियों को इतनी फुर्सत कहाँ है? वो तो डिक्री के रुपए वसूलने थे, इसलिए आया हूं। उमा कहाँ तो मुस्कुरा रही थी, कहाँ रुपए का नाम सुनते ही उसका चेहरा फक हो गया। गंभीर स्वर में बोली, हम लोग इसी चिंता में बैठे हैं, कहीं से रुपए मिलने की आशा नहीं है और उन्हें जनता से अपील करने में संकोच होता है। नईम ने कहा, अजी, आप क्या कहती हैं? मैंने तो पाई पाई वसूल कर ली है। उमा ने चकित होकर कहा, उनके पास रुपए कहाँ थे? नईम ने कहा, उसकी हमेशा यही आदत है, आपसे कह रहा होगा कि कौड़ी नहीं है, लेकिन मैंने चुटकियों में वसूल कर लिए। आप उठिए, खाने का इंतजाम कीजिए। उमा ने कहा, रुपए भला क्या ही दिए होंगे, मुझे एतबार नहीं आता। नईम ने कहा, आप सरल हैं, वो एक नंबर का काइयां है, उसे तो मैं ही जानता हूं, अपनी दरिद्रता के दुखड़े गा गा कर चकमा दिया करता है। कैलाश मुस्कुराते हुए कमरे में आए और बोले, अच्छा, अब बाहर निकलिए यहाँ से, यहाँ भी आप अपनी शैतानी से बाज ना आए।
नईम, रुपए की रसीद तो लिख दूं। उमा, तुमने रुपए दे दिए? कहाँ मिले? कैलाश ने कहा, फिर कभी बतलाता हूँ। उमा, बताते क्यों नहीं, कहाँ मिले? मिर्जा जी से कौन सा पर्दा है? कैलाश ने कहा, नईम, तुम उमा के सामने मेरी तौहीन करना चाहते हो? नईम ने कहा, तुमने सारी दुनिया के सामने मेरी तौहीन नहीं की। कैलाश, तुम्हारी तौहीन की तो उसके लिए 20,000 रुपए नहीं देने पड़े? नईम ने कहा, मैं भी उसी टकसाल के रुपए दे दूंगा। उमा, मैं रुपए पा गया हूँ, इन बेचारे पर पर्दा ढका रहने दो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी डिक्री के रुपए। अगली किसी कहानी के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।